साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित जनगणना, ईवीएम घोटाला, एमएसपी गारंटी कानून सहित 10 मुद्दों को लेकर 5 चरण में आंदोलन पिछले समय में घोषित किया गया था और 25 मई को हम लोगों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश भर में बड़े पैमाने पर लोग भारत बंद में शामिल हुए और उसका बहुत ज़्यादा असर देश की राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों में देखने में मिला। और जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने भारत बंद किया था, उन मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने भारत बंद किया था, उन मुद्दों के ऊपर जो प्रभावशाली तरीके से जो कार्यवाही करना चाहिए था, वो कार्यवाही करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने घोषित किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मुद्दों को लेकर हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, अगर उन मुद्दों को लेकर कार्यवाही नहीं करती है, तो हम लोग फिर से चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद घोषित करेंगे। उसी की कड़ी में पिछले चरण में हम लोगों ने फिर से चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया और भारत बंद भी घोषित किया। लेकिन संगठन के कुछ दूसरे कार्यक्रमों की वजह से उन तारीखों में संशोधन करने के लिए दोबारा से फिर से हम लोग इस आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। जो आंदोलन के मुद्दे हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा है जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का। क्योंकि देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग देश भर में मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल में जिस समाज की आबादी 52% है, मतलब आधे से भी 2% ज़्यादा है, और ये आंकड़ा आज़ाद भारत का नहीं है, गुलाम भारत का है। गुलाम भारत में अंग्रेजों के समय में जब जाति आधारित जनगणना होती थी, तो उसके आंकड़े के मुताबिक भारत में जो ओबीसी है 1931 की जनगणना के अनुसार वो 52% है, मतलब आधे से भी 2% ज़्यादा है। लेकिन आधे से 2% ज्यादा जो लोग हैं, उनकी गिनती तक आजादी के 75 साल में नहीं हुई। देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हुई। इसलिए देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश में ये बात पता चले कि किन लोगों का विकास आजादी के 75 साल में हुआ है और कौन लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में पीछे छूट गए हैं। उनके लिए विशेष योजना, विशेष स्कीम बना करके उनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि राष्ट्र को मजबूत किया जा सके, विकसित बनाया जा सके। इसलिए जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, वो ईवीएम घोटाले के विरोध में। लगातार ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं देश भर में, और ईवीएम पर लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब से ईवीएम आई है, तब से लोगों का यकीन और विश्वास चुनाव प्रणाली से खत्म होता जा रहा है। इसलिए ईवीएम घोटाले को रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईवीएम घोटाले को रोकने के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन जोड़ने का निर्णय दिया हुआ था, और इसको लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके 100% ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम किया। लेकिन पेपर ट्रेल मशीन लगने के बावजूद भी पेपर ट्रेल से जो मतपत्र निकल रहे हैं, उसका मिलान नहीं किया जा रहा है। और मिलान ना करने की वजह से जिस मकसद के लिए पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम के साथ में जोड़ा गया वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। इससे ईवीएम में घोटाले की संभावनाएं लगातार हैं और लोगों का यकीन और विश्वास ईवीएम पर नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, या तो ईवीएम से चुनाव बंद किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, या फिर पेपर ट्रेल से जो मतपत्र निकल रहे हैं, उन मतपत्रों का 100% मिलान किया जाए। इसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो मुद्दा है निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC को आरक्षण लागू किया जाए। देश में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पहले नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा,
लेकिन जब से मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, लगातार जो भी सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्राइवेट करने का काम किया है। और लगातार प्राइवेटाइजेशन की वजह से एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन शून्य हो रहा है, वो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए और निजी क्षेत्र में भी एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर भी हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन घोषित कर रहे हैं। चौथे नंबर का जो मुद्दा है, एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। किसान लंबे समय से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, ताकि उनके खेत में जो फसल वो पैदा करते हैं उसका उनको उचित मूल्य मिल सके और उनका जीवन यापन ठीक तरीके से हो सके। देश में लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि किसानों की फसल का जो मूल्य है वो मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से किसान घाटे में जा रहे हैं और घाटे में जाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसानों की इस जायज मांग के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है और किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, इसकी हम लोग मांग करते हैं और इसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगला मुद्दा है एनआरसी सीए एनपीआर के विरोध में। देश में लगातार बीजेपी आरएसएस के द्वारा एनआरसी सीए और एनपीआर की बात की जाती रही है और उनके द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि एनआरसी सीए एनपीआर केवल मुसलमानों के विरोध में है। लेकिन इसके बारे में जब डिटेल में जानकारी निकाली गई और खास तौर से असम के मामले में जब जानकारी निकाली गई तो 19 लाख लोगों को जिनको सरकार ने एनआरसी से बाहर किया था उसमें से ज्यादा लोग जो थे 5 लाख लोग केवल मुसलमान थे और 14 लाख लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग थे। तो इससे ये बात साबित होती है कि देश के तमाम जो मूल निवासी हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, उन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए एनआरसी सीए एनपीआर का भी हम लोग विरोध करते हैं और उसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। 6 नंबर का मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। जो कर्मचारी अपने जीवन की उम्र के 60 साल तक सरकार की सेवा करता है उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया और एमपी एमएलए एक बार बनता है तो उसकी पेंशन आजीवन शुरू रहती है। 60 साल की उम्र तक, मतलब अपने जीवन का 30-35 साल तक लगभग सरकारी सेवा में लगाने वाले एम्प्लॉय को जो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन, उसको रोकना ये गलत है, ये अन्याय है कर्मचारियों के साथ में। इसलिए हम लोग कर्मचारियों के इस मांग के भी समर्थन में है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए और इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 7 नंबर का हमारा मुद्दा है विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल और जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। तो ये जो आदिवासियों को तमाम प्रकार से उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, ये गलत है। चूंकि भारत का संविधान ये कहता है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल जंगल जमीन पर उनका ही अधिकार है, इसलिए आदिवासियों के विस्थापन पर रोक लगाई जाए, इसकी हम मांग करते हैं और इसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। 8 नंबर का मुद्दा है लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में। जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ में श्रम कानून बनाए गए, वैसे ही देश में मजदूरों के खिलाफ में भी लॉकडाउन में चुपके से श्रम कानून बनाए गए और इसकी वजह से मजदूरों को नुकसान हो रहा है। तो मजदूरों के खिलाफ जो श्रम कानून बनाए गए उन श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग हम लोग करते हैं और इसके लिए भी हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। 9 नंबर का मुद्दा है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए और एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग तत्काल प्रभाव से भरा जाए। देश में लगातार रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या देश भर के अलग अलग डिपार्टमेंटों का मामला हो, हर जगह रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उसका बड़ा कारण ये है कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट आजादी के 75 साल में नहीं बना। जो लोग रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, गलत तरीके से रिजर्वेशन को लागू करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनने से सही तरीके से रिजर्वेशन लागू होगा, इसलिए हम इसकी मांग करते हैं। और देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों में या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों में या पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो भी बैकलॉग है उसको तत्काल प्रभाव से भरा जाए, इसकी भी हम लोग डिमांड करते हैं, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं।
10 नंबर का मुद्दा है SC ST OBC छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप तत्काल प्रभाव से दी जाए तथा फीस वृद्धि के अनुपात में स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार फीस वृद्धि किया जा रहा है, कई गुना ज्यादा फीस को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है दूसरी तरफ उसको रोक दिया गया है। तो ये छात्रों के साथ SC ST OBC के छात्रों के साथ अन्याय है। इसलिए हम लोग इस बात को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए और फीस जो वृद्धि हुई है उसके अनुपात में बढ़ाई जाए और रुकी हुई छात्रवृत्ति तत्काल दिया जाए। इसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आंदोलन की तारीखें हैं 17 अगस्त 2022 को हम लोगों ने 31 राज्यों के 563 जिलों से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का काम किया। दूसरे चरण में 3 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पूरे भारत के 31 राज्यों के 563 जिलों में हम लोग 3 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। तीसरे चरण में 1 नवंबर 2022 को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिलों में और तहसीलों में रैली प्रदर्शन करने का काम हम लोग करेंगे। और आखिरी चरण 28 नवंबर को हम लोग भारत बंद का आह्वान करते हैं। देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को ये अपील करते हैं कि वो इस आंदोलन की तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसके अलावा तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के संगठन हैं उन लोगों को भी अपील करते हैं कि ये समाज की लड़ाई है, इसलिए समाज की लड़ाई में जो पहल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया है इस पहल का समर्थन करें और इस पहल का समर्थन करके इस आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करते हुए इस आंदोलन को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।